नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अपने एसी मोटरों में यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, उसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और ये देखेंगे इसकी संरचना कैसी होती है, ये एसी व डीसी से प्रचालित क्यों होती है, मतलब कि डीसी मोटर को एसी से प्रचालित करना होगा तो उसमें क्या परिवर्तन करेंगे। और दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटर है, क्यों इस मोटर का पावर फैक्टर अन्य मोटरों से उच्च होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होता है, मतलब कि ये मान लेंगे कि डीसी मोटर की बातें ही कार्य करती है, लेकिन डीसी मोटर को एसी से प्रचालित नहीं कर सकते तो इस मोटर को डीसी से भी प्रचालित कर सकते हैं, तो एसी से भी प्रचालित कर सकते हैं। तो इसमें क्या परिवर्तन करना पड़ेगा आप लोगों को, ये देखना जरूरी है कि इसकी संरचना कैसे होगी, या फिर डीसी मोटर से मिलती जुलती है या नहीं है, इसका प्रचालन कैसे होगा, एक ये देखना है। इस मोटर को एसी सीरीज मोटर के नाम से जान सकते हैं, क्यों, ऐसा क्यों, ये भी देखेंगे। कंपनसेटेड श्रेणी मोटर कह सकते हैं, ऐसा क्यों, ये भी देखेंगे। तो इस मोटर के पूरे टार्क गति भी क्या संबंध है, इसके विलक्षण क्या है, इसमें हानियां क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं, और इसकी संरचना कैसी होती है, किस प्रकार इसको प्रचालित कर सकते हैं, इसका प्रचालन सिद्धांत क्या है, सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, ये मोटर अन्य मोटर से इंपोर्टेड होने के कारण यहाँ एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि सभी मोटर अपने आप में इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे आप वो डीसी की पढ़ो और चाहे वो एसी की पढ़ो। एसी में भी आप लोगों ने 3 फेज इंडक्शन मोटर का अध्ययन कर लिया है, वहाँ भी मैंने आपको बताया कि सारी मोटरें अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ सिंगल फेज में भी जो प्रत्येक मोटर मैंने आपको पढ़ाई हैं, वहाँ अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटर है। तो दोस्तों, इस मोटर को पढ़ने के लिए, इस मोटर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट देखने के लिए कि आपके क्वेश्चन कहाँ से उठे हैं, कहाँ से उठने की संभावना होती है, क्या इसमें मुख्य पॉइंट है और क्या इसकी मुख्य भूमिका है, इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, अन्यथा आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। और अपने नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स के बिना आपके पार पड़ने वाले नहीं है, नोट्स के बिना वीडियो देखना भी आपका व्यर्थ है। इसलिए नोट्स अपडेट करते रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको इस यूनिवर्सल मोटर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं यूनिवर्सल मोटर क्या होती है। किसको पढ़ेंगे, यूनिवर्सल मोटर को पढ़ेंगे। यूनिवर्सल मोटर, अब यूनिवर्सल का मतलब एसी और डीसी, ये दोनों मतलब कि किसी भी रूप से इसको प्रचालित कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये आती है, अब ये सिर्फ डीसी मोटर की भांति, डीसी सीरीज मोटर जैसी होती है ना, सेम टू सेम, ऐसे मान लो वही इसका कार्य प्रणाली रहेगी, वही इसका कार्य रहेगा, वही इसका टार्क रहेगा, लेकिन उस मोटर की अपेक्षा कुछ कम है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजमेंट कर देंगे। चेंजमेंट होने से ही इसको आप डीसी मोटर से कुछ लो कैटेगरी में इसको चला सकते हैं। तो देखो कैसे, आपको दिखाऊंगा। आपको इस मोटर को दूसरा नाम लिख सकते हैं, सार्वभौमिक मोटर कहते हैं, कभी कभी नाम आता है सार्वभौमिक मोटर भी कहते हैं इसको। फिर इसको दूसरा नाम कह सकते हैं सार्वत्रिक मोटर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, सार्वत्रिक मोटर भी कह सकते हैं इसको, और एसी सीरीज मोटर भी कह सकते हैं। मैं आपको नाम लिखा देता हूँ कि परीक्षा में आपके सामने क्या क्या आने की संभावना रहेगी। एसी सीरीज मोटर भी कह सकते हैं, और कंपनसेटेड मोटर भी कह सकते हैं। क्या लिखेंगे, कंपनसेटेड मोटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग होगी जो ऑलरेडी यूज होगी इसके अंदर। कंपनसेटेड मोटर भी कहते हैं, मोटर भी कह सकते हैं। इस मोटर को इन नामों से जाना जा सकता है। अब देखो, इस मोटर को इन नामों से जाना जा सकता है, लेकिन इस मोटर की कुछ विशेषताएं हैं। पहले आपको कुछ विशेषताएं बताऊंगा, फिर उसके बारे में आपको अध्ययन करवाऊंगा। तो इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या है, देखो, ये मोटर एसी व डीसी से दोनों से प्रचालित होती है। किससे, ये मोटर एसी व डीसी, एसी व डीसी। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे सर एसी डीसी दोनों चाहिए, जैसे आप लोगों ने देखा था ना कि सिंक्रोनस मोटर होती है, वह भी एसी डीसी दोनों से प्रचालित होती है। कहने का मतलब सुनो आप लोग, उसको एसी व डीसी दोनों एक साथ चाहिए। आप समझो, उसको भी पूछा जाएगा कि वह मोटर कौन सी जो एसी डीसी दोनों से प्रचालित होती है, तो वहां भी आप देखोगे क्वेश्चन आ गया एसी डीसी दोनों से प्रचालित होती है, ये भी एसी डीसी दोनों से प्रचालित होती है। कहने का मतलब ये होगा कि सिंक्रोनस मोटर को दोनों सप्लाई एक साथ चाहिए। उसके स्टेटर में आपको एसी चाहिए और रोटर में उसको डीसी चाहिए, तब जाके कहीं वो प्रचालित होगी। लेकिन ये जो मोटर है अपनी, कौन सी, सार्वभौमिक मोटर मान लो, यूनिवर्सल मोटर मान लो, ये एसी व डीसी दोनों से अलग अलग प्रचालित है। इसलिए कैसे एसी से भी चला सकते हैं, उसको डीसी से भी चला सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि ये मोटर एसी व डीसी दोनों से प्रचालित कर सकते हैं। एक तो आते हैं, अब इसको देखो, एक नाम आप लोगों ने देखा, ये एसी सीरीज मोटर कहलाती है, इसको एसी सीरीज मोटर के नाम से जान सकते हैं। अब सीरीज मोटर जहां आती है उसका नाम सोचना।
आप लोगों ने डीसी सीरीज मोटर देखी थी, आप लोगों ने अध्ययन किया है, नहीं क्या तो कर लेना, पीछे मैंने डीसी मोटर का अध्ययन करवा रखा है। डीसी सीरीज मोटर की गति बहुत अत्यधिक होती है, नो लोड पर उसको नहीं चला सकते, क्योंकि नो लोड पर वो अपनी बॉडी भी उखाड़ सकती है। तो ये भी ऐसी सीरीज मोटर का जहां नाम आता है, उसकी गति बहुत अत्यधिक होती है। तो कहने की बात है कि अपने एसी मशीनों में, एसी मोटरों में सबसे अधिक गति किसकी होती है, आपसे पूछा जाए, इस मोटर की गति सबसे अधिक होती है। तो इसकी गति क्या होगी, सबसे अधिक, एसी मशीनों में सबसे अधिक होगी, इसकी गति बहुत अधिक होती है। कितनी होती है, 40,000 आरपीएम तक चली जाती है। 40,000 आरपीएम तक चली जाती है यदि मतलब कि अधिक क्षमता की मोटर होगी तो ये। अब देखो, और मतलब कि ये तो इस मोटर की एसी सीरीज मोटर कहा, उसके बदले में नाम। अब देखो, आप लोगों ने ये भी देखा था कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है। तो मतलब लगभग विशेषताएं डीसी सीरीज मोटर की ही यहाँ पे लागू हो सकती है, सिद्धांत भी वही लगेगा। तो ये कह सकते हैं कि इस मोटर का अन्य मोटरों की अपेक्षा, क्या लिखेंगे, अन्य मोटरों की अपेक्षा, अन्य एसी मोटरों की अपेक्षा, अन्य एसी मोटर की, इसको सिद्धांत कार्य पढ़ने पढ़ाऊंगा तब सब बताऊंगा चीजें आपको। अन्य एसी मोटर की अपेक्षा प्रति केजी लोड से अधिक एचपी विकसित करती है। मतलब कि ये एचपी विकसित करती है, यांत्रिक जो ऊर्जा देती है वो अन्य एसी मोटर के प्रति केजी लोड लगाएंगे, वो लोड के हिसाब से अधिक विकसित करती है। मतलब कि आप ये सबकी सबसे अधिक लोड वाली मोटर होती है, लोड सहन करने वाली मोटर होती है ये मोटर अन्य मोटरों से। अब आप कहोगे सर ये किसकी भांति, अब इतनी विशेषता मैंने आपको बताई है, तो ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल मोटर एक डीसी सीरीज मोटर की भांति कार्य करती है। इन सब बातों को देखते हुए ये निष्कर्ष निकलता है कि यूनिवर्सल मोटर एक डीसी सीरीज मोटर की भांति कार्य करती है। डीसी सीरीज मोटर की जो विशेषता रहेंगी लगभग सेम विशेषता रहेंगी, डीसी सीरीज मोटर की भांति कार्य करती है। ये भी इसकी विशेषता में आते हैं कि डीसी सीरीज मोटर की भांति कौन सी मोटर कार्य करती है। अब इतना सिद्धांत, इतना पूरा वर्गीकरण डीसी मोटर की तरह इसका कर रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं इसके बारे में कि ये मोटर डीसी सीरीज मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर, डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। सिद्धांत क्या रहेगा, डीसी मोटर का जो सिद्धांत रहेगा वो ही रहेगा, डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक इसकी विशेषता ये आती है। तो बाकी मोटर आप लोगों ने देखा कि सब मोटरें आप लोगों ने 3 फेज मोटर पढ़ी, बाकी आप लोगों ने कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, किस्थाई कैपेसिटर मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, सब मोटरें पढ़ी आप लोगों ने। उन्होंने किसके सिद्धांत पर कार्य किया, उन्होंने क्या, इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य किया। लेकिन अपनी एसी मशीनों में ये मोटर ऐसी आती है जो डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद करना मेरी बात, ये मोटर ऐसी आती है जो डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब डीसी मोटर का सिद्धांत कैसा था आप लोगों को बताऊंगा, डीसी मोटर का सिद्धांत क्या था। अभी यदि आप उसका पूरा वर्गीकरण करना चाहो कि डीसी सीरीज मोटर की विशेषताएं क्या हैं, किस प्रकार प्रचालित होती है, उसका सिद्धांत क्या है, उसकी विशेषता क्या है, गति टार्क में संबंध क्या है, तो आप डीसी मोटर के चैप्टर में जाके देखो, आपको संपूर्ण जानकारी एक एक पॉइंट टू पॉइंट नहीं पैटर्न का था, बट 0 लेवल से मिलेगी आपको, कि आप निचले स्तर से देखोगे तो धीरे धीरे अपर होते चले जाओगे वहां पे आप, तो वहां देखोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया कि इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क की बात करें। अब पूछा जाएगा स्टार्टिंग टार्क कितना होता है। इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क आप लोगों को पता कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क अत्यधिक था। किसके समानुपाती था, वो लाइन धारा के वर्ग के समानुपाती था। तो यहां भी कह सकते हैं कि उस मोटर की जो विशेषता ली है उसका सिद्धांत प्रयोग किया है, तो इस मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क रहेगा, प्रारंभिक घुमावबल रहेगा, वो क्या रहेगा, बहुत अत्यधिक होगा। स्टार्टिंग टार्क क्या रहेगा, बहुत अत्यधिक रहेगा, बहुत अत्यधिक होता है। ये इसकी विशेषताएं आती हैं। अब देखो, आप लोग इतना समझ गए कि डीसी सीरीज मोटर की तरह लिया है तो इसके मुख्य पार्ट्स भी होंगे, आपको मुख्य पार्ट्स बताऊंगा। लेकिन आप ये समझो कि आपसे पूछा जाए यदि डीसी सीरीज मोटर को एसी से प्रचालित कर दिया जाए तो वह किस नाम से जानी जाएगी। मतलब आप समझ गए कि डीसी सीरीज मोटर को एसी से प्रचालित करवाना है तो आप उसको यूनिवर्सल मोटर कह सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, यदि डीसी सीरीज मोटर को एसी से प्रचालित कर दिया जाए तो वह यूनिवर्सल मोटर के नाम से जानी जा सकती है। तो मतलब ये आगे कि डीसी मोटर को एसी से प्रचालित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते,
अब उसको प्रचालित करेंगे तो क्या क्या आपको उसके अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, क्या चेंजमेंट करना पड़ेगा, उस चेंजमेंट के ऊपर भी आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि इस डीसी सीरीज मोटर को या यूनिवर्सल मोटर को एसी से प्रचालित करने के लिए कुछ बदलाव किए जाते हैं उस मोटर के अंदर। कौन सी में? डीसी सीरीज मोटर में ही बदलाव किए जाते हैं। जिन बदलाव जो यदि वो बदलाव नहीं करेंगे तब तक आप मोटर को एसी से नहीं चला सकते। अब वो आपको बदलाव बताता हूँ, वो चेंजमेंट बताता हूँ कि मोटर में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा कि वह मोटर एसी से प्रचालित हो जाए। ठीक है, तो उसकी बातें बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों ने, मैंने आपको विशेषता बताई, तो इतनी विशेषता में निष्कर्ष निकलता है कि ये डीसी सीरीज मोटर की बात ही कार्य करती है। अब देखो बदलाव क्या होंगे डीसी मोटर के बदलाव देखते हो, या डीसी मोटर को लिख लो, डीसी मोटर को एसी से प्रचालित करने के लिए मोटर में क्या बदलाव करेंगे, मोटर में बदलाव क्या करेंगे ये देखेंगे। देखो ठीक है, अब आपको उससे पहले एक चीज और बताऊं कि इस मोटर का सिंबल देख लो। अब काफी बार आपके परीक्षा में आएगा कि निम्नलिखित सार्वभौमिक मोटर कौन सी होती है। तो देखो आप लोग जानते हो डीसी सीरीज में ये आर्मेचर होगा आप लोगों का, और ये बाहर क्या मिलेगा, ये आपको स्टेटर मिलेगा। देखो तो इसमें क्या होगा, देखो आर्मेचर जो मेन फील्ड वाइंडिंग है उसके श्रेणी, क्योंकि सीरीज मोटर है दोनों सीरीज में रहेंगे, तो ये कह सकता हूं कि ये तो आपका, मैं यहाँ से आपको इंडिकेट करके दिखा देता हूँ, ये बाहर का जो है ये आपका स्टेटर है, जो फील्ड वाइंडिंग वो है, और ये दोनों सीरीज में हो गई, सीरीज में हो गए दोनों को सीरीज में संयोजित करना आप लोगों को। फिर इसको सप्लाई देनी है, तो इसको देनी है और एक इसको सप्लाई देनी है। तो ये होगा आपका, क्या होगी आपकी, ये होगी यूनिवर्सल मोटर या सार्वभौमिक मोटर कहते हैं। यहाँ आपको मिलेगा एम और यहाँ एसी का सिंबल मिलेगा, एक फेज लगा के एसी का सिंबल। ये कौन सी मोटर है, सार्वभौमिक मोटर है। या फिर ये कह सकते हैं, इसका सिंबल ऐसे भी हो सकता है, ये आपका रहेगा आर्मेचर, एम मिलेगा एक और ये एसी का सिंबल, और ये आपकी सीरीज वाइंडिंग मिलेगी इसके श्रेणी क्रम में, और ये आपको सप्लाई मिलेगी। ये आपकी हो सकती है, ये ऐसे कार्बन मोटर लगा के, ये हो सकती है यूनिवर्सल मोटर। ये इसके सिंबल है दोनों, BIS सिंबल है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिंबल है। ठीक है, ये इन आप लोगों ने बीच में लिखा है। अब मैं आपको बदलाव बताता हूँ। देखो आप लोगों ने क्या देखा कि डीसी मोटर के जो पोल होते हैं, सबसे पहले देखना मेरी बात, कि जब तक इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, जब तक इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक आप इस मोटर को नहीं चला सकते हो। बदलाव में क्या चाहिए आपको, एसी से चलाते आपको क्या कंडीशन मिलेंगी, एसी से चलाते आपको सबसे पहले पावर फैक्टर आएगा, पावर फैक्टर को आपको लो से उच्च करना पड़ेगा, एक बात आती है। दूसरी बात आती है, सबसे मोटी समस्या आती है कि कम्यूटेटर पर और बुश के बीच स्पार्किंग ज़्यादा होती है। अब आप लोगों ने ये देखा था कि डीसी मोटर में स्पार्किंग होने का कारण क्या था, तो कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग होती थी, तो आपको कम्यूटेशन दूर करना पड़ेगा, क्योंकि एसी होती स्पार्किंग तेज हो जाएगी, तो कम्यूटेशन दूर करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, आर्मेचर रिएक्शन के कारण स्पार्किंग होगी, आर्मेचर रिएक्शन दूर करना पड़ेगा, दो बातें होती हैं। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाएंगे या इंटरपोल लगाएंगे, वो आपको बताऊंगा। फिर ये कह सकते हैं कि अच्छे कम्यूटेशन के लिए, रफ कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए आपको अधिक प्रतिरोध के ब्रुश प्रयोग किए जाएंगे आपको, तो ब्रुशों की ग्रेडिंग में बदलाव करना पड़ेगा आप लोगों को। मैं भी लिखवा देता हूँ पॉइंट कौन कौन से होते हैं कि क्या क्या चेंजमेंट करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी बात आती है कि यदि आप लोग जो डीसी मोटर के पोल थे वो एक माना कि कास्ट आयरन के पोल थे, तो जैसे आप लोग जानते हो कि जहाँ एसी प्रवाहित होती है और जहाँ पोल होते हैं वो यदि लेमिनेटेड नहीं होंगे तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, बहुत भयंकर ऊष्मा उत्पन्न होगी, और इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी कि वाइंडिंग भी जल सकती है। इसलिए पोलों को लेमिनेटेड करना आवश्यक होगा। मोटर के अधिक ऊष्मा से जलने से बचाने के लिए पोलों को लेमिनेटेड करना आवश्यक होगा। तो यहाँ डीसी मोटर की अपेक्षा इस यूनिवर्सल मोटर में जो पोल होंगे वो कैसे होंगे, वो लेमिनेटेड पोल होंगे। याद रखना, लेमिनेटेड क्यों होंगे, क्योंकि भंवर धारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए लेमिनेटेड पोल प्रयोग किए जाएंगे, जिससे कि ऊष्मा का मान कम हो और मोटर आसानी से चल सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। तो आप लोग समझ गए कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि उसके पोल क्या होंगे, वो कास्ट आयरन के ठोस मतलब कास्ट आयरन के होंगे। यहाँ पोलों को लेमिनेटेड किया जाएगा, क्यों किया जाएगा ये आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ठीक है ना, तो यहाँ एसी से प्रचालित करने के लिए कौन कौन से बदलाव करेंगे। सबसे पहले स्पार्क रहित कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होगा, बल्कि स्पार्किंग को कम करने के लिए, ऐसे मान लेते हैं कि स्पार्किंग को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, स्पार्क रहित, स्पार्किंग नहीं हो,
स्पार्क रहित लिख लेना, कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए। क्या करेंगे? स्पार्क रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, या फिर ऊष्मा को कम करने के लिए, या कह सकते हैं ऊष्मा को फिर साथ साथ ऊष्मा को कम करने के लिए दो बातें आपके सामने ये आती हैं। पहले स्पार्किंग को कम करेंगे, स्पार्किंग के साथ ऊष्मा होगी, फिर पोलो में ऊष्मा होगी, दोनों को कम करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? ऊष्मा को इसकी संरचना में जैसे वाइंडिंग है, वाइंडिंग में बदलाव करेंगे, वाइंडिंग है, और फिर ब्रूसों का ग्रेड है, ब्रूस ग्रेड है, उसमें बदलाव करेंगे। फिर पोल लेमिनेटेड करेंगे, पोल लेमिनेटेड करेंगे, पोल लेमिनेटेड होंगे। और क्या कर सकते हैं? और एसी और डीसी से प्रचालित करने के लिए इसमें मतलब कि स्पार्किंग कम करने के लिए, फिर आर्मेचर रिएक्शन दूर करने के लिए मान लो यहाँ इंटरपोल प्रयोग करेंगे, इंटरपोल है वो यूज करेंगे, ब्रूसों का ग्रेड बदलाव करेंगे, वाइंडिंग चेंज करेंगे, इंटरपोल प्रयोग करेंगे, फिर आपको कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करेंगे। ये तो है इसमें, और ये पोल को लेमिनेटेड करेंगे, यहां तक करेंगे। अब देखो इनमें क्या करना पड़ सका था आप लोगों को, मैं बता दूं कि इसमें करने के लिए आपको फील्ड पोलो में टर्नों की संख्या कम करनी पड़ेगी। एक तो याद रखना, क्या करेंगे? इन सब बातों को देखने के लिए, दोनों चीजों को देखने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है, मैंने वाइंडिंग बताई ना, वाइंडिंग में क्या करेंगे? फील्ड वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम करेंगे, और आर्मेचर वाइंडिंग में याद करना क्यों होगा ऐसा बताऊंगा आपको। आर्मेचर वाइंडिंग में टर्न अधिक करेंगे, क्यों? क्योंकि इससे कोस फाई इंप्रूव होता है, कोस फाई बढ़ता है, कोस फाई अच्छा होता है इसमें, मतलब पावर फैक्टर अच्छा हो जाएगा इससे। क्योंकि पावर फैक्टर अच्छा इसलिए होगा क्योंकि धारा के जो कोण बनता है धारा व वोल्टेज का, वो कोण का मान धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। एक तो बात आती है। फिर आर्मेचर में टर्नों की संख्या अधिक कर देंगे, कोस फाई सुधर जाएगा। वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम कर देंगे तो स्पार्किंग का, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाएगी। तो यहाँ होगा कि आर्मेचर वाइंडिंग में टर्न बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर सुधरेगा, और इसमें बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन का मान कुछ कम हो जाएगा। फील्ड वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम कर देंगे तो वहां पे आप लोग देखो धारा का मान अधिक होगा, धारा का मान अधिक होगा तो वहां पे फ्लक्स का मान अधिक होगा, तो कुछ आर्मेचर रिएक्शन में राहत मिल सकती है। पोलो को लेमिनेटेड कर देंगे, आपको बता दिया मैंने। एक चीज और आती है कि एयर गैप को कम करेंगे, यहाँ पे इन सब में बदलाव करने के लिए एयर गैप को। अब एयर गैप क्या होता है? देखो आर्मेचर और जो आपका फील्ड पोल है उनके बीच का जो स्थान होता है उसको एयर गैप कहते हैं। आर्मेचर और फील्ड पोल के बीच का जो गैप होता है वो होता है, कितना रखा जाता है? आप ऐसे मान लो कि 0.2 mm के लगभग रखा जाता है। कितना रखेंगे? 0.2 mm के लगभग इसमें एयर गैप का मान होता है लगभग। अब कह सकते हैं कि इतने बदलाव करके वाइंडिंग में बदलाव कर दिया। बुरुश में क्या करेंगे? देखो बुरुश को मैंने आपको बताया, बुरुश में क्या करेंगे? अधिक प्रतिरोध के बुरुश प्रयोग करेंगे। अधिक प्रतिरोध के बुरुश प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि बुरुश, उसमें क्या होगा आप लोग जानते हो, उसमें कम्यूटेशन अच्छा होगा। कम्यूटेशन मतलब कि स्पार्किंग का मान कम होगा। इंटरपोल प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? इंटरपोल कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग करने से क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन दूर होगी, आर्मेचर प्रतिक्रिया, जिससे स्पार्किंग कम होगी। इंटरपोल से क्या होगा? वही आर्मेचर रिएक्शन दूर होगी जिससे स्पार्किंग कम होगी। अब इनका प्रयोग कहाँ होगा और किस प्रकार ये संयोजित होंगे, ऐसे मान लो कि आपको मैं जो ही आपको सर्किट डायग्राम बनाएंगे तब बता देंगे। वैसे आपको बता दूं, ये इंटरपोल और ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, और श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे तो इनकी पोलरिटी आर्मेचर से मतलब फील्ड पोल से अलग होगी। इनकी पोलरिटी फील्ड पोल से अलग होगी, याद रखना बात। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इंटरपोल लगेंगे और एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग होगा।
अब बताता हूँ, इतने बदलाव आप लोगों ने कर दिए तो क्या इस मोटर को एसी से डीसी से एसी में चला सकते हैं? बिल्कुल, अब इसको एसी से डीसी में चला सकते हैं। अब कितना चलाएंगे? जैसे कि माना कि वो 200 वोल्टेज की मोटर थी, गौर से सुनना, 200 वोल्टेज डीसी की मोटर थी, उसको 200 वोल्टेज एसी से चलाएंगे, ठीक है ना। तो इस मोटर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि ये डीसी के और एसी के आरएमएस मान, एसी का आरएमएस मान रहेगा और इसका पीक वैल्यू रहेगी डीसी का वोल्टेज रहेगा, दोनों बराबर ही होते हैं। डीसी का आरएमएस मान एसी का आरएमएस मान और डीसी का वोल्टेज दोनों एक मान होते हैं, और ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर समान आउटपुट प्रदान करेगी, समान आउटपुट। इस प्रकार से करेंगे कि इस पे चलाएंगे तो भी आपको समान आउटपुट मिले, इसको चलाएंगे तो समान आउटपुट व गति के साथ समान आउटपुट गति दोनों आपको समान मिले। 50 हर्ट्ज 200 वोल्टेज पे चलाएंगे तो भी ये मिलना चाहिए, 200 वोल्ट डीसी से मिलाएंगे तो भी ये मिलना चाहिए। इसलिए इसको इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि दोनों के दोनों में आपको समान चीजें मिले, आपको अलग अलग नहीं मिलेगी, डीसी से कुछ अलग मिलेगा और एसी से कुछ अलग मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ इसके मुख्य पार्ट्स क्या होते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल मोटर। आप लोगों ने डीसी सीरीज मोटर देखी थी, आप लोगों ने पार्ट देखे थे, आप लोगों ने उसका कार्य देखा था, क्या कार्य था, वो सब कार्य आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन आप यदि और बारीकी से अध्ययन करना चाहो तो मेरे डीसी सीरीज मोटर का अध्ययन जाके कर लेना, वहाँ पे आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट सब बातें बताई हैं और सेम टू सेम 90% वही तथ्य यहाँ पे लागू होने वाले हैं। तो आपको अब बता देता हूँ कि इसमें मेन पार्ट्स कौन से रहेंगे। अभी क्या लिखने वाले हैं, मेन पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल मोटर, मेन पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल मोटर। मुख्य भागों की बात कर लेते हैं। मुख्य भाग देखो क्या रहेंगे, डीसी मोटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? देखो, फील्ड पोल होते हैं, फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग फील्ड पोलों पे होती है। ऐसे मान लो कि पोल होते हैं, यहाँ उस पोल का नाम तो नहीं लेंगे लेकिन यहाँ स्टेटर का नाम ले देंगे। फील्ड पोल फील्ड वाइंडिंग कहाँ होगी? स्टेटर पे होगी। ऐसे कह सकते हैं एसी मोटर में स्टेटर होता है तो कह सकते हैं कि यहाँ फील्ड पोल मान लो या फिर स्टेटर मान लो होता है। पोल कैसे होंगे? सेलिएंट पोल, मैं नाम लिखा दूंगा। पोल कैसे होते हैं? सेलिएंट पोल टाइप होते हैं। एक आर्मेचर होता है, एक कम्यूटेटर होता है, ब्रूस होते हैं, बाहर की जो बॉडी है वो होती है, एंड प्लेट होते हैं और मतलब कि फ्रंट प्लेट होती है, ये होते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिखा दूं कि मुख्य भाग कौन कौन से रहेंगे। यहाँ पे आपके मुख्य भागों में रहेगा आर्मेचर, आर्मेचर रहेगा, फील्ड वाइंडिंग रहेगी और स्टेटर रहेगा। स्टेटर कैसा होगा? सेलिएंट पोल टाइप का होगा, सेलिएंट पोल टाइप का होगा। कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर को हिंदी में क्या कहेंगे? दिक् परिवर्तक या दिशा परिवर्तक कहेंगे। और उसमें क्या होता है? ब्रूस होते हैं, ब्रूस रहेंगे। कैसे रहेंगे? हाई रेजिस्टेंस वाले रहेंगे। और बॉडी होती है और बॉडी में क्या होते हैं? एंड प्लेट और रियर प्लेट होती है। ये इसके कुछ मुख्य भागों की बात कर रहे थे। बाकी आपको कि सर साफ्ट भी होती है, बेरिंग होते हैं, वो तो मुख्य भाग हैं, लेकिन जहाँ जो काम करने वाले मेन पॉइंट वो होते हैं। अब इनकी बात देखो, आर्मेचर कैसा था? सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड पत्तियों से बना होता है जिस पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अब कैसी थी ये आप सोचते हो, या तो लैप वाइंडिंग हो सकती है, वे वाइंडिंग हो सकती है। फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है? फील्ड पोलो पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। सीरीज मोटर रहेगी तो मोटे तार की कम टर्न की रहेगी, याद रखना, मोटे तार की कम टर्न की रहेगी। यहाँ की एक प्रकार की सीरीज मोटर की बात कर रहे हैं। स्टेटर है, स्टेटर में क्या रहेंगे? पोल होंगे, पोलों पर क्या होगी? फील्ड वाइंडिंग होगी। पोल कैसे होंगे? सेलिएंट पोल टाइप के होंगे। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर हार्ड आयरन कॉपर की पत्तियों से बना होता है जिनके बीच में माइका का इंसुलेशन होता है। काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना। जनरेटर की बात करें तो एसी को डीसी में बदलता है, और यदि मोटर की बात करें तो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ब्रूस क्या करते हैं? ब्रूस की बात करते हैं। ये ब्रूस बाहरी परिपथ का मोटर के साथ, बाहरी परिपथ का कम्यूटेटर का संपर्क बनाते हैं आपस में। किसके साथ? कम्यूटेटर पे ब्रूस टिके होते हैं, ये संपर्क बनाते हैं। बॉडी क्या करती है? बॉडी सभी मशीनों को सुरक्षा प्रदान करती है जो चुंबकीय पदार्थ से बनी होती है। ये तो थी बात इसमें इन मुख्य भागों की, साथ साथ आपको बताता जाऊंगा और साथ साथ इसके सर्किट डायग्राम दिखाता जाऊंगा, ठीक है। अब ये आप लोगों को देखा मैंने आपको, और बाकी वो मैंने आपको बता दी कि एसी सप्लाई पर इसको प्रयोग ब्रूस प्रयोग करने से स्पार्किंग का मान कम होता है,
आप लोग स्पार्किंग का मान कम कैसे करेंगे? मैंने आपको आर्मेचर वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न एमएफ को, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन होती है, आर्मेचर में मोटर में स्पार्किंग क्यों होगी? कम्यूटेशन के कारण होगी, जो आपको बताया कि ये अधिक प्रतिरोध के ब्रश प्रयोग करके रहेगी। फिर मैंने आपको बताया कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण स्पार्किंग होगी, तो उसमें क्या करेंगे? उसको कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग कर लेंगे, आर्मेचर के सीरीज में लगा देंगे। ये आपको मैंने बताया, लिख लेना मेरी बातें। उसके बाद में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इंटरपोल लगाएंगे, जिससे भी स्पार्किंग कम होती है और आर्मेचर रिएक्शन दूर होती है। अधिक प्रतिरोध के ब्रश लगा देंगे तो क्या होगा? अच्छा कम्यूटेशन मिलेगा, जिससे स्पार्किंग कम होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कार्यप्रणाली। मुख्य भागों को देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कार्यप्रणाली, वर्किंग वो दिखाता हूँ इसकी कैसे कार्य करती है मोटर। ठीक है ना, अब देखेंगे इसकी वर्किंग। वर्किंग पे सब कुछ टिका है, कैसे कार्य करती है। अब वर्किंग में देखो, सबसे पहले तो आपको ये आता है, ये मोटर एसी डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। मैंने आपको पहले बता दिया था, ये मोटर डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य। अब डीसी मोटर का सिद्धांत क्या आपको ध्यान होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप डीसी मोटर का सिद्धांत जरूर देखना जाके, क्योंकि डीसी मोटर से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब इसमें बात करेंगे यूनिवर्सल मोटर की, तो डीसी मोटर के बारे में अवश्य ही पूछा जाएगा। डीसी मोटर में कौन सी मोटर के बारे में पूछा जाएगा? ये आपसे पूछा जाएगा सीरीज मोटर के बारे में। इसलिए मैंने आपको बताया था ये मोटर सीरीज मोटर के नाम से जानते हैं, एसी सीरीज मोटर कह सकते हैं। अब डीसी मोटर का सिद्धांत क्या था आप लोगों को पता है, ध्यान होगा, ये था विद्युत चुंबकीय खिंचाव। क्या था? विद्युत चुंबकीय खिंचाव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग क्या है मैं आपको बताऊं। देखो, विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत क्या है? जब किसी धारावाही चालक को, जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, उसको यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, तो चालक द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो, और एक चुंबकीय फ्लक्स, मेन चुंबकीय फ्लक्स है, दोनों की आपस में पारस्परिक प्रतिक्रिया होगी और चालक पर बल लगेगा, जिस बल के कारण वो चालक एक दिशा में घूम जाएगा, जिसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत। खिंचाव होता है दोनों में, एक पारस्परिक प्रतिक्रिया होती है, उस खिंचाव के कारण क्या होगा? चालक पर बल लगेगा, चालक एक बल महसूस करेगा, जिसके कारण वो एक दिशा में घूम जाता है। तो कह सकते हैं कि जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर बल कार्य करता है, जिसके कारण वो एक दिशा में घूम जाता है, जिसे विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत कह सकते हैं। आगे बात समझ में, यहां मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कैसे खिंचाव का सिद्धांत होगा, किस प्रकार ये मोटर प्रचालित होगी। अब देखो, आप एक चीज देखना, डीसी मोटर की बात की आप लोगों ने, मैं आपको डायग्राम में लगा दिखा दूं। देखो, डीसी मोटर में क्या था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये माना कि पोल थे आपको, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पोल और ये पोल था, और ये एन था और ये एस था, ये आप समझ गए। और ये आपका जो अंदर था ये आर्मेचर था। गौर से सुनना, मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, फिर आपको इसका कार्य सिद्धांत दिखाने वाला हूं। ये इसका आर्मेचर था। अब देखो, यहां भी आप लोगों ने डीसी दी, पोलो की फील्ड वाइंडिंग में क्या था? डीसी मोटर में डीसी थी, और आर्मेचर भी आप लोगों ने डीसी दी। लेकिन उस यहाँ जो कम्यूटेटर लगाया आप लोगों ने, यहाँ जो कम्यूटेटर लगाया था, कहाँ पे? इन दोनों सिरे पे स्प्लिटिंग मान लो, या कम्यूटेटर लगाया आप लोगों ने, यहाँ पे ये कम्यूटेटर लगाया था, ये कार्बन बोर्ड लगा के, तो यहाँ भी आप लोगों ने डीसी दी थी, और ये फील्ड पोलो में भी क्या थी? डीसी थी। तो आपको पता है कि डीसी जहाँ होगी उसमें चुंबकीय पोलो की पोलरिटी नहीं बदलती है, पोलो की फ्लक्स की पोलरिटी नहीं बदलेगी वहाँ पे डीसी के, लेकिन एसी में पोलरिटी बदलेगी, क्योंकि एसी की ध्रुवता बदलती रहती है। तो यहाँ अब क्या होगा? देखो, डीसी मोटर में क्या था कि पोलो की पोलरिटी, इसकी पोलरिटी, इसकी ध्रुवता की बात करें तो स्थिर थी। पोलरिटी क्या थी? स्थिर होती है इसकी डीसी मोटर में, लेकिन इसकी पोलरिटी बदलती थी। इसकी मान लेते हैं, इसकी पोलरिटी बदलने वाली है, इसकी ध्रुवता मान लेते हैं, हिंदी में लिख देता हूं आपको, ध्रुवता बदलती है। अब क्यों? क्योंकि इस कम्यूटेटर ने क्या किया, ये जो कम्यूटेटर लगाया है, ये आप लोगों ने, इसने क्या किया, इस एसी डीसी आप लोगों ने दी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके दिया, तो यहाँ क्या होती है? एसी। आप लोगों को पता है कि ये आपका आर्मेचर हमेशा एसी पर ही कार्य करता है, तो यहाँ एसी की इसकी पोलरिटी बदल गई, लेकिन इसकी पोलरिटी स्थिर होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है यूनिवर्सल मोटर में। यूनिवर्सल मोटर में कुछ चेंज होता है, तो लिख लेना, डीसी मोटर में पोलो की पोलरिटी स्थिर होती है और आर्मेचर की पोलरिटी बदलती रहती है। अब यदि आप यूनिवर्सल मोटर की बात करें, यूनिवर्सल मोटर में क्या देंगे मैं आपको दिखा देता हूं। यूनिवर्सल मोटर में क्या देंगे उसकी बातें आप बता देता हूं। देखो,
यहाँ ये पोल स्थिर नहीं होते हैं। क्यों? देखो आपको बताऊं, ये यहाँ पे वाइंडिंग होती है, ये फील्ड वाइंडिंग आपको बताया, ये पोल है, कैसे है? सेलिएंट पोल टाइप है, ये पोल है। इन पोलों पे क्या किया आप लोगों ने? वाइंडिंग कर दी। ठीक है, अब वाइंडिंग मैंने आपको बताया कि इसका सर्किट का सिद्धांत, इसका सर्किट कैसा है, डीसी सीरीज मोटर का सर्किट कैसा था? ऐसा सर्किट था, ये आपका आर्मेचर था, ये कार्बन ब्रश थे, और ये आपकी सीरीज वाइंडिंग थी, और ये आपकी मैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग दिखा देता हूँ, नहीं भी दिखा तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे बात। ये आपकी थी डीसी सीरीज। इसके मतलब आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, तो इसकी कार्य सिद्धांत पे क्या लिख सकते हैं कि इस मोटर में फील्ड वाइंडिंग व आर्मेचर, लिख लेना, इस मोटर में फील्ड वाइंडिंग व आर्मेचर श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। वैसे तो आप डीसी सीरीज मोटर को जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं लिखा देता हूं यहाँ पे कि यूनिवर्सल मोटर में आर्मेचर व फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, क्योंकि एक प्रकार की एसी सीरीज मोटर है। ठीक है, अब मैं आपको श्रेणी क्रम में दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो, श्रेणी क्रम में आर्मेचर के दोनों सिरे फील्ड वाइंडिंग के साथ होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, ये इसका सिरा यहाँ पे लगाया और ये इसका सिरा यहाँ पे लगाया, और इसको कर दे सप्लाई से संयोजित। कोशिश ना मेरी बात, तो क्या श्रेणी क्रम नहीं है? यहाँ सिंगल फेज एसी की बात कर लें, पॉजिटिव ये फेज और न्यूट्रल। आप इसको डीसी भी दे सकते हो, यहाँ डीसी देंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दे देंगे। ठीक है, ये तो थी बात इसकी। अब आप इसको गौर से देखना, यहाँ आप लोगों ने क्या दिया? एसी दिया। तो एसी कैसी दी आप लोगों ने? ये एसी ऐसी दी। इसकी वर्किंग दिखाता हूँ आप लोगों को। ये अब देखो, यहाँ भी एसी की, ये पोल है, पोल कैसे है? ये पोल है, पोल कैसे? सेलिएंट पोल टाइप है। कैसे है? सेलिएंट पोल टाइप। सेलिएंट पोल टाइप है। और ये आपका क्या है? ये आर्मेचर है। और ये क्या है? ये आपका कम्यूटेटर है। ठीक है, अब यहां भी आप लोगों ने एसी दी है, यहां भी एसी दी है, यहां भी एसी दी है। आप लोगों को पता है कि एसी का आधा चक्र, अब आधे चक्र की बात कर लेते हैं, लिख लेना, एसी के आधे चक्र में, एसी के धन आधे चक्र में, धन चक्र की बात करें, पॉजिटिव की बात करें, यहां पे आधे चक्र में, आधे चक्र की बात करें तो क्या होगा? देखो, आधे चक्र की यहां मैं दिखा देता हूं, आधा चक्र यहां दिखाऊं आपको, ये धन आधा चक्र है, पॉजिटिव दिशा ये थी, यहाँ पे पॉजिटिव दिशा कैसी है? ये पॉजिटिव दिशा है और ये नेगेटिव है। अब देखो, यहाँ से एसी चलेगी, यहाँ से एसी, तो यहाँ से इसका मान बढ़ रहा है। देखो धीरे धीरे इसका मान अधिकतम यह होगा। तो जैसे माना कि यहाँ एन बन गया और यहाँ एस बन गया, सपोज कीजिए यहाँ एन बना, आप लोगों ने धारा कैसी दी? ये दी धारा, यहाँ पे ये धारा चलेगी, ये धारा ऐसे आई, ये धारा ऐसे आई, और यहाँ से घूमी, यहाँ से घूमी, यहाँ से घूमी, और वापस गई, और ये वापस होती, ये यहाँ पे आ गई वापस। आगे धारा, मतलब पूरे सर्किट में धारा घूम के आ गई। गौर से सुना मेरी बात। अब देखो, इसके मैंने आपको ये दिखाते, ए, ये बी और ये सी, और 4 पॉइंट दिखा देता हूँ आपको। धारा कहाँ से जाती है एसी के आधे चक्र में? एसी के आधे चक्र में धारा आर्मेचर में से कहाँ से गई उसको देखना। ए से बी में गई, ए से बी में गई, बी से सी में गई, और सी से डी में गई। और अब आप यहाँ फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगाओ, बाएं हाथ का नियम लगाएंगे कि इस पे बल लगेगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाएंगे। अब देखो, बाएं हाथ का नियम का मतलब ये है, ये जो पोल हैं, ये पोल कुछ ऐसे लंबे हैं, और ये आर्मेचर इसमें कुछ सीधा से है। जैसे आर्मेचर के 2 पोल ये है, यहाँ से घूम के आ गया, मैंने आपको दिखाया ये सिरा है, यहाँ से घूम के ऐसे दोनों सिरे हैं। तो क्या होगा? देखो, दोनों सिरों में माना कि एक सिरा तो ये होगा और एक सिरा आपका ये होगा। ये आपकी धारा गई है तो ये सिरा ये है, और ये धारा बाहर आई है। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा? इसका चुंबकीय फ्लक्स ऐसा होगा। इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा? ये ऐसा होगा। इसका ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब सपोज कीजिए यहाँ पे ये जो फ्लक्स इधर जा रहा है, तो फ्लक्स इधर लगाएं। धारा देखो, इसमें से ये सिरा जो बाहर रहेगा, देखो धारा के अंदर की ये अंदर ऐसे रहेगा, बाहर आएगा तो ऐसे रहेगा। तो अंदर में ये जा रहा है तो इसको ऐसे लगा लें, ठीक है ना, इसको ऐसे लगाएं। कोशिश सुना, अब इसको ऐसे लगाओगे आप लोग, धारा चुंबकीय, ये क्या बताता है? ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, ये धारा की दिशा, और ये अंगूठा बल की दिशा बताएगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप पढ़ोगे उसके अंदर, उसके अनुसार फ्लेमिंग का। तो उसमें क्या होगा? इसमें ऐसे होगा, देखो ये धारा यहाँ जा रही है, ये धारा यहाँ जा रही है, ये सिरा ये है, धारा यहाँ जा रही है, और ये ऐसा लंबा है, धारा यहाँ गई, तो इसके ऊपर बल कैसे लगेगा? ऐसे नीचे की तरफ, ये चालक पे बल नीचे की तरफ लगेगा। ये दो चालक ऐसे ना, मैं लगाऊँ यहाँ पे, ये चुंबकीय फ्लक्स, ये धारा यहाँ गई, ये बल है, और ये धारा इसके अंदर से जा रही है ऐसे ऐसे, तो यहाँ बल लगेगा, ये नीचे दबाएगा ऐसे, तो इसकी गति कैसे हो जाएगी? ये ऐसे हो जाएगी इसकी गति। अब ऐसे मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज DOR है इसकी,
DOR इसकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। कब? AC के आधे चक्र में। ऐसे मान लो कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स हैं, AC के आधे चक्र में इसकी गति कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब आपको एक चक्र एक और दिखा के दिखाता हूं आपको मैं कि दूसरा यदि आप चित्र बनाओगे इसके अंदर, दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो कैसे होगा। जैसे कि ये आपको होगा एक N पोल है और ये S पोल है। N नहीं, ये इसमें वाइंडिंग कर देते हैं तो बदलते रहेंगे इसके ऊपर। और अब दिखाता हूँ, ये आपका आर्मेचर है। ये आपका आर्मेचर है। अब इस पे वाइंडिंग कर देते हैं फील्ड वाइंडिंग। ये आपकी होगी फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग होगी आप लोगों की। कैसी है? मोटे तार की, कम टर्न की है। यहाँ लगाया आप लोगों ने कम्यूटेटर, ये लगाई कार्बन बुर्स और सेम वही है। और यहाँ आप लोगों को मैंने जोड़ दिया यहाँ से इसको, और ये जोड़ दिया इसको, और इसको सीरीज कर जोड़ के ये आपको दो सिरे बाहर निकाल दिए। यहाँ भी क्या देंगे? वही AC देंगे। ठीक है। अब धारा कैसे प्रवाहित होगी? अब मान लीजिए कि AC का आधा चक्र तो वो था, अब AC का आधा चक्र ये जाएगा। ये एक चक्र की बात करें फिर वही बोलता रहेगा। आधा चक्र यहाँ से गया तो पहले यहाँ क्या, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, मतलब कि फेज ये था। अब धारा बदलेगी, धारा की दिशा बदलेगी, ये नेगेटिव हो जाएगी ये, और ये नेगेटिव हो जाएगा, धारा इधर से जाएगी। ठीक है। लेकिन आधे चक्र में ये आधा चक्र घूम भी जाएगा, ये घूम के ये हिस्सा देखो, ये AB था, ABCD, तो A इधर आ जाएगा, B इधर चला जाएगा, C इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा। तो क्या बन गया? ये पहले N बना था, अब बन जाएगा S, और ये क्या बना था? ये बन जाएगा N। देखना आप गौर से, धारा किधर से गई? यहाँ से आई, यहाँ से धारा गई, पहले धारा यहाँ से धारा आई इसके अंदर से, और ये धारा घूमती हुई यहाँ से गई, फिर यहाँ गई, यहाँ आई और यहाँ, फिर ये धारा घूमती हुई यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ये आएगी, और ये वापस आ जाएगी इधर से। आ गई धारा, मतलब कि ये हो गया कि N इधर बन गया। तो अब कंडीशन क्या हुई? देखो, पहले इसकी जो गति थी वो DOR थी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन थी, वो एंटी क्लॉकवाइज थी। तो क्या दिशा बदल जाएगी? अब देखते हैं। अब इसके ऊपर वही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। देखो धारा किधर गई है? यहाँ पे, यहाँ तो रहेगा आपका क्रॉस इस सिरे से, और ये रहेगा आपका डॉट। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, धारा इधर जा रही है, ये ऐसे, ये ठीक है ना। तो ये कैसा था? ये ऐसा देखो, पहले ये था, इसके ऊपर ये कैसा लगा था? नीचे की तरफ दबा था, एंटी क्लॉकवाइज चली थी। अब क्या होगा? देखो ये धारा ऐसे गई तो ये ऊपर दबेगा, ये चालक ऊपर आएगा। देखो ये चालक ऊपर आएगा, ऐसे धारा ऐसे, ये चालक ऊपर आएगा, ये ऊपर गया तो नीचे अपना आप दब जाएगा। फिर भी इसकी गति क्या होगी? इसकी गति आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो DOR पहले भी एंटी क्लॉकवाइज थी, अब भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो कह सकते हैं कि क्या आर्मेचर में पोलैरिटी बदली? नहीं, पहले भी यहाँ पॉजिटिव था और A व B सिरे पर अब भी पॉजिटिव है। तो ये कह सकते हैं यूनिवर्सल मोटर में, लिख लेना, यूनिवर्सल मोटर में मेन फ्लक्स की पोलैरिटी बदलती रहती है AC, क्योंकि वहाँ AC होती है, और आर्मेचर की पोलैरिटी लगभग स्थिर होती है, वो बदलती नहीं है। ठीक है। तो इसमें धारा कैसे प्रवाहित होगी? वही A से B में, और B से C में, और C से D में होगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहेगा। ये थी आपकी यूनिवर्सल मोटर की जो वर्किंग प्रणाली थी, कैसे कार्य करती है। अब आप लोगों को दिखाता हूं मैं कि यदि कार्य करती है तो ये चीजें कहाँ संयोजित हुई आप लोगों ने। देखो आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कम्यूटेटर आर्मेचर के ऊपर होते हैं। ये कम्यूटेटर क्या था हमने आपको बताया, ये AC ने AC को DC में, DC को AC में चेंज करता है मोटर में। ठीक है। ये मोटे तार की कम टर्न की होती है, आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार की कम टर्न की होती है, और ये दोनों आपस में श्रेणीक्रम में होते हैं। अब मैं इसकी कुछ विशेषताएं आपको बता देता हूँ, इसकी विशेषताएं क्या रहेंगी। अब क्या देखेंगे? इसकी विशेषताएं देखेंगे। अब यहाँ पे विशेषता में देखो, सबसे पहले आपको टार्क व गति के बारे में बताता हूँ कि टार्क व गति भी क्या होगा। ठीक है। अब सबसे पहले विशेषता देखो, इसकी विशेषता जिसको बोलते हैं विलक्षण। जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं, एग्जाम में जो आ चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इस मोटर की गति लोड के विलोमानुपाती होती है। ठीक है ना, इस मोटर की गति लोड के विलोमानुपाती है। गति क्या होगी? लोड के विलोमानुपाती होती है। एक तो याद रखना, मतलब कि गति गति को n से दर्शाते हैं, समानुपाती 1/लोड। याद करना, गति कब बढ़ेगी? जब लोड घटेगा। ठीक है।
गति कब घटेगी? जब लोड बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि क्यों ऐसा क्यों। आपको पता है डीसी मोटर में गति किसके समानुपाती थी? फ्लक्स के विलोमानुपाती और ईबी के समानुपाती थी। समझ गए आप? यहाँ भी ईबी भी होता है। ईबी दो प्रकार से होगा, एक तो इंडक्शन से होगा और एक डीसी मोटर की भांति होगा। ये था। आपको पता कि डीसी मोटर की गति किसके समानुपाती थी? ये ईबी और फ्लक्स की। अब लोड घटेगा, सॉरी अब देखो एक चीज देखना, माना कि आप लोग लोड कहाँ लगाया? शाफ्ट पे लगाया। लोड बढ़ाएंगे तो इसकी धारा भी बढ़ेगी। देखो ये क्या है? ये आपकी IL है, इसमें धारा होगी वो IA होगी और इसमें धारा रहेगी वो IF होगी। तो तीनों श्रेणी क्रम में है। तो इस मोटर में क्या हो सकता है कि IL भी बराबर IF भी बराबर IA भी होते, तीनों बराबर होते हैं। तो एक धारा बढ़ी, माना कि एक धारा बढ़ी है तो तीनों बराबर में है, तो कह सकते हैं कि लोड बढ़ेगा तो इसकी धारा बढ़ेगी। किसकी धारा? IF की धारा बढ़ेगी। अब IA बढ़ा है या IL बढ़ा है तो क्या बढ़ेगा? क्योंकि फ्लक्स किसके समानुपाती है? फ्लक्स समानुपाती होता है I के समानुपाती होता है। और I बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो गति घटेगी। यहाँ पे फ्लक्स बढ़ा है तो गति घटेगी, इसलिए गति लोड के विलोम की। लोड बढ़ेगा तो देखो, अब मैं यहाँ एक कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ, लोड बढ़ेगा। आप डीसी मोटर को जाके देखना, क्योंकि वहाँ पे सारी बातें यहाँ नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि वहाँ फिर पे डीसी मोटर का वर्गीकरण हो जाएगा। यहाँ पे लोड बढ़ेगा तो क्या होगा? I का मान, IL का मान बढ़ेगा। I बढ़ेगी तो फाई का मान बढ़ेगा, फाई बढ़ेगी तो N का मान घटेगा। ये कॉम्बिनेशन होता है डीसी मोटर में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि लोड बढ़ाएंगे तो गति घटेगी और लोड का मान 0 कर देंगे तो गति बढ़ जाएगी। एक तो इसमें आता है। दूसरी बात आती है, नो लोड पर फील्ड फ्लक्स बिल्कुल कम होता है तो उसकी गति बहुत अत्यधिक चली जाती है। ठीक है ना। अब देखो एक बात और आती है कि टार्क किसके समानुपाती होता है डीसी मोटर में? डीसी मोटर में टार्क समान होते हैं फाई और IA के, फाई और IA के समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ तो दोनों एक ही हैं, तीनों धाराएं एक ही हैं। तो इस ये फ्लक्स कब बढ़ेगा? फ्लक्स बढ़ेगा जब I का मान बढ़ेगा, IA का या IF का, I फील्ड का मान बढ़ेगा। और फील्ड का मान बढ़ेगा तो लिख सकते हैं T समानुपाती IA इंटू IA, IF लिख दें यहाँ पे कि फील्ड करंट, और IA बराबर IF और IA क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ लिख दें T समानुपाती IA का स्क्वायर कर दें यहाँ पे। तो आप समझ गए हैं कि डीसी मोटर का स्टार्टिंग टार्क TS की बात करते हैं, ये आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इस यूनिवर्सल मोटर में स्टार्टिंग टार्क कितना होगा? आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, जो AC मोटर की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। जो AC मोटर में इतना टार्क, स्टार्टिंग टार्क किसी भी प्रकार की मोटर में नहीं होगा जो इस मोटर में हो रहा है। समझ गए मेरी बात को? जो इस मोटर में हो रहा है तो कह सकते हैं कि इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत अत्यधिक होता है। किसका? इसका स्टार्टिंग टार्क, प्रारंभिक घुमावबल बहुत अत्यधिक होता है। कैसा होता है? TS समानुपाती I स्क्वायर, लिख लेना IA स्क्वायर, और IA, IL, IF तीनों बराबर होता है। IL भी आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, IF आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, या IA आ गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तीनों एक ही हैं। तो कह सकते हैं किसके समानुपाती होगा? यूनिवर्सल मोटर में टार्क धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। समझ गए मेरे? टार्क धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, जो बहुत अत्यधिक होता है। किससे? अपनी AC की सभी मोटरों में से सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब कितना होगा आपको दिखा देता हूं दोनों में संबंध। लिख लेना हमारी बातें, पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें लिखना, और आपको अब बता देता कितना होगा। AC मोटर की अपेक्षा इसका फुल लोड टार्क से कितना होगा? स्टार्टिंग टार्क की बात कर लेते हैं, वो तो होता है अधिक, होगा कितना? वो काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का 450% अधिक होता है, 450% तक होता है, मतलब 450% अधिक मिलेगा। इतना स्टार्टिंग टार्क किसी मोटर में नहीं था। समझ गए? फुल लोड टार्क का कितना होगा? 450% होगा। एक तो इसमें आता है। अब मैं आपको इसका कुछ संबंध दिखा देता हूं दोनों का। ये आपको लिखाने के बाद कुछ संबंध दिखा दूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होता है। देखो ऐसा ये होता है, आप लोगों को देखोगे, ये तो आपकी थी टार्क, ये गति है आप लोगों की, और ये आप लोगों का टार्क है। समझ गए? ये आप लोगों का टार्क है, टार्क में घुमावल है। ये आप लोग गति है, गति किस में है? RPM में है, और ये न्यूटन मीटर में होता है। टार्क किस में होता है?
न्यूटन मीटर में होता है इसकी इकाई। अब मैं आपको दिखाऊं, माना कि ये आपका 500% टार्क यहाँ पे है, कितना है 500%, ये 400%, ये 300%, ये 200%, ये 100%, और आपकी गति माना कि ये है। गति अधिकतम कितनी हो सकती है, 25 से 40 हज़ार आरपीएम तक हो सकती है। अब ये देखो आगे, यहाँ से माना कि आपका फुल लो टार्क ये आ गया, ये आपकी गति पूरी है, ये आपकी 100% गति मान लेते हैं, और ये आपका मैं दिखा देता हूँ। इसको देखिए ग्राफ खींचते हैं ना ऐसे ऐसे, तो आपको समझ में आ जाता है। देखो अब मोटर को मैंने बताया कि मोटर का स्टार्टिंग टार्क, मोटर की गति माना कि 0 है। यहाँ से मोटर की गति क्या है, 0 है। 0 से ही आपका टार्क कितना जाएगा, 450%, यहाँ तक पहुँच जाएगा 450%। जो जो आप गति बढ़ाओगे, गति बढ़ाएगा तो आपको पता है इसकी जो लोड बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी। अब समझो कि टार्क का संबंध क्या था, टार्क यहाँ से शुरू होता है। देखो यहाँ से जो जो गति 100% जाती है, 100% गति में 450% यहाँ तक टार्क आता है। तो ये टार्क ऐसे होता है, ऐसे 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 होता है। एसी पे टार्क ऐसा होता है, और डीसी पे टार्क कैसा होगा, ये डीसी से चलाएंगे तो डीसी में टार्क ऐसा होगा। तो ये डीसी के लिए टार्क है और ये एसी के लिए टार्क है। ये आपका 450%। ये आपकी गति का मान 0 होता है, तो यहाँ से शुरू होता है, गति बढ़ेगी, टार्क ऐसे बढ़ रहा है, देखो ठीक है ना। फिर टार्क का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो शुरू में कितना हुआ, ये आपकी गति यहाँ से शुरू 0 से स्टार्ट हुई है, 0 से स्टार्ट होते ही 450% टार्क जाएगी, 450% है। अब धीरे धीरे गति बढ़ेगी, टार्क का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि टार्क इधर आ रहा है। देखो टार्क इधर आ रहा है, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, टार्क इधर आ रहा है। तो कहने का मतलब शुरू में कितनी थी, 0 गति पर जब मोटर को स्टार्टिंग करते हैं तो 450% टार्क से टार्क उत्पन्न होता है, और ये चला जाता है यहाँ पे। उसी प्रकार ये यहाँ पे होता है कि यहाँ से इसका टार्क 450% से शुरू होगा, लेकिन कुछ गति बढ़ेगी, कुछ गति चलने के बाद शुरू होगा। एसी में तो शुरू में हो जाएगा। तो कह सकते हैं ये डीसी के लिए था, ये एसी सप्लाई के लिए था। यहाँ पे ये डीसी मोटर में यहाँ से उत्पन्न होता था, और इस यूनिवर्सल मोटर में यहाँ से उत्पन्न होता है। समझ गए बात को। तो काफी बार परीक्षा में पूछा कि यूनिवर्सल मोटर का टार्क कितना होता है, तो फुल लोड टार्क का 450% अधिक होता है। ठीक है। अब देखो ये मोटर जो सर्वाधिक स्टार्टिंग टार्क वाली होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें आर्मेचर धारा, लिख लेना, क्योंकि सर्वाधिक टार्क वाली ये मोटर अधिक स्टार्टिंग टार्क वाली होती है, क्योंकि इसमें आर्मेचर धारा, फील्ड धारा और लाइन धारा तीनों समान होती हैं। क्यों होते हैं, सीरीज में जुड़ी होते हैं। तो अब देखो नो लोड पे इसकी गति बहुत अत्यधिक होती है। आपसे काफी बार पूछा जाएगा नो लोड पे इसकी गति बहुत अत्यधिक होती है, तो इसको सीमित कैसे करेंगे। तो ये सिर्फ घर्षण के द्वारा सीमित होती है, अपने पास इसका कोई चारा नहीं होता है। तो कैसे कर सकते हैं, नो लोड पर गति को, नो लोड पर गति को घर्षण या वायु घर्षण, ऐसे घर्षण में क्या होगा, घर्षण एक तो फ्रिक्शन होगा जो बेरिंग में होगा, जो शाफ्ट में होगा वो घर्षण, व वायु घर्षण, वायु घर्षण कहाँ होगा, एयर गैप में होगा, वायु घर्षण से सीमित होती है। बाकी अलग से किसको कोई ब्रेकिंग प्रणाली नहीं है कि इसकी गति को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। और अब इसके में कुछ विशेषता देखो, इसका जैसे एक तो डीसी होती है तो एक एसी होती है। तो ये लो फ्रीक्वेंसी का मान घटता है, काफी बार पूछा जाएगा। यदि मोटर में फ्रीक्वेंसी का मान एसी से प्रचालित कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी का मान घट रहा है तो अच्छा कार्य करती है, मतलब कि धीरे धीरे जब एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी घटेगी तो कह सकते हैं कि अच्छा कार्य करेगी। तो लो फ्रीक्वेंसी पर अच्छा कार्य करती है। कैसे करेगी, लो फ्रीक्वेंसी पर अच्छा कार्य करेगी। लो फ्रीक्वेंसी पर अच्छा कार्य करती है। और यदि आर्मेचर में आपने टर्नों की संख्या बढ़ाई है तो करंट और वोल्टेज के बीच का कोण, क्योंकि इसका फ्लक्स इसके फ्लक्स से कुछ विपरीत होगा, करंट और वोल्टेज के बीच का कोण क्या होगा, घट जाएगा। तो कह सकते हैं कि आर्मेचर में, क्योंकि आर्मेचर में टर्नों की संख्या बढ़ाएंगे तो तीनों धारा बराबर हैं, तो कह सकते हैं आर्मेचर में टर्न बढ़ाने से V एंड I के मध्य एंगल कम हो जाता है, कम होता है, जिससे कोस फाई उच्च होता है। कितना होगा, ऐसे मान लो कि 0.95
के लगभग चला जाएगा, जो कि लैगिंग होगा। बाकी किसी मोटर का 0.95 तक एसी मोटर में नहीं जाता है। हाँ, यदि आप सिंक्रोनस मोटर की बात करो तो उसकी बातें कुछ अलग है। वो तो लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य कर सकती है, लैगिंग पावर फैक्टर पे कार्य कर सकती है, लेकिन इस मोटर का पावर फैक्टर अन्य मोटर की अपेक्षा उच्च होता है। अब इस मोटर की दक्षता की बात करें, दक्षता कितनी होती है इस मोटर की, यहाँ दक्षता दिखा देता हूँ। दक्षता देखिए, छोटी मोटरें होंगी, छोटी मशीन होंगी यूनिवर्सल मोटर, तो उनकी दक्षता कितनी होगी, उनकी दक्षता 35% तक होती है। छोटी में कितनी होगी, छोटी मशीनों में 35% तक होती है। और बड़ी मशीन की बात करें, बड़ी मशीन की बात करें, बड़ी मोटर की बात करें तो 75% तक इसकी दक्षता होती है। पावर फैक्टर आपको बताया उच्च होता है, 1 के लगभग होता है। क्यों, आर्मेचर में टर्नों की संख्या बढ़ा के इसका पावर फैक्टर उच्च कर सकते हैं। अब देखो इसका यूज कहाँ करेंगे, यूज की बात करें, प्रयोग की बात करें, यूज कहाँ करते हैं इसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा के लिख देता हूँ यहाँ पे, यूज कहाँ करते हैं इसका। प्रयोग कहाँ करेंगे, एक तो देखो इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत उच्च है, तो सबसे पहले अधिक स्टार्टिंग टार्क इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अधिक स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है। आप मान लो कि वैक्यूम क्लीनर है, और लिख लो, मैं लिखा देता हूँ, वैक्यूम क्लीनर होता है, और फूड मिक्सर है, जो घर में मिक्सी लगाते हैं, फूड मिक्सर है, और ग्राइंडर है, पोर्टेबल मशीन लिख दो, पोर्टेबल मशीन, जैसे पोर्टेबल मशीन कौन सी आएगी, आपका ग्राइंडर आता है, ड्रिल मशीन आती है, ड्रिल मशीन में इसका प्रयोग करते हैं, और ग्राइंडर में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और आरी में इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ ये आरा मशीन चलती हैं, आरी में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है। और घरेलू जो सिलाई मशीन होती हैं, जो आजकल बिजली से चलती हैं, उसमें भी यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग होता है, घरेलू सिलाई मशीन में होता है। और एक जो पत्थर कटिंग मशीन होती हैं, उस पत्थर कटिंग की मशीन में इसका प्रयोग करते हैं। एक विद्युत के कर्षण कार्य में इसका प्रयोग करते हैं, लोकोमोटिव में इसका प्रयोग करते हैं, लिख लो, विद्युत के कर्षण कार्य में जहाँ ट्रैक्शन के कार्य होते हैं, अधिक स्टार्टिंग टार्क वाले के, जहाँ लिफ्टों से कोई सामान उठाना पड़ता है, बहुत अधिक स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। लोकोमोटिव कार्य में कर सकते हैं। एक आता है रेलवे के इंजन में, आजकल जो रेलवे प्रचालित विद्युत चालित जो इंजन है, उनमें भी इसका प्रयोग करते हैं। विद्युत चालित रेलवे इंजन में भी इस यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर, एक क्वेश्चन काफी बार आया है कि रेलवे के इंजन में कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं, तो लिख लो, रेल के विद्युत चालित इंजन में 200 वोल्टेज से 600 वोल्टेज तक की मोटर प्रयोग करते हैं। कौन सी, यूनिवर्सल मोटर। रेलवे के इंजन की बात करें, रेलवे की इंजन की यहाँ मैं लिख देता हूँ, रेलवे इंजन में जो विद्युत चालित होगा, विद्युत चालित में कितने करेंगे, 200 वोल्टेज से, कितने के करेंगे लिख लेना, 200 वोल्टेज से 200 से 600 वोल्टेज तक की, 600 वोल्टेज 25 हर्ट्ज तक की मोटर का प्रयोग करेंगे, और 2200 एचपी तक की करेंगे। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो 200 वोल्टेज से 600 वोल्टेज 25 हर्ट्ज और 2200 एचपी तक की मोटर प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ पे, विद्युत चालित रेल के इंजन में। ये तो थी दोस्तों इस यूनिवर्सल मोटर की संपूर्ण जो आपको मैं बता रहा हूँ सारी बातें। और एक और आता है कि इसमें हानि क्या है। हानि ये आती है कि इसकी स्पीड 40,000 आरपीएम तक होती है, जिससे कि मोटर अत्यधिक गर्म हो जाती है। इसलिए इस मोटर को रुक रुक के चलाना पड़ता है। कंटिन्यू लगातार चलाओगे तो मोटर जल जाएगी तुरंत ही। तो 2-4 मिनट 5 मिनट चलाएंगे फिर रोकेंगे, 5-10 मिनट चलाएंगे फिर रोकेंगे, लगातार कंटिन्यू चला सकते, क्योंकि इसकी गति 25,000 से 40,000 आरपीएम तक होती है। समझ गए। तो दोस्तों ये तो थी आपकी यूनिवर्सल मोटर, जिसको सार्वभौमिक मोटर कहते हैं, एसी सीरीज मोटर कहते हैं, कंपनसेटेड मोटर कहते हैं, सार्वत्रिक मोटर कहते हैं, जो एसी व डीसी दोनों से प्रचलित होती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार हुए, वो आप कमेंट्स में लिखना। और जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट रूप से जीरो लेवल से अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।